मिताली, तबीयत तो ठीक है ना बेटा? हाँ मम्मी, ठीक है। तुम्हें ऐसे कभी बैठे हुए नहीं देखा। मैंने तो अपने आप को भी कभी ऐसे बैठे हुए नहीं देखा कि अगले पल, अगले दिन क्या काम करना है इसका पता ही नहीं। तुमने बहुत सालों से बहुत काम किया है बेटा, तुम्हें थोड़े आराम की जरूरत है। तो मेरे सामने सालों का आराम है मम्मी। पापा ने भिमानी इंडस्ट्रीज प्रशांत के हाथ में सौंपने का फैसला किया है। तुम्हारे पापा भिमानी इंडस्ट्रीज तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं सौंपेंगे। जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। काश काश ऐसा होता। आज मेरे कैबिन पे से मेरी नेम प्लेट निकाल कर प्रशांत की नेम प्लेट लगा दी। और तुमने ये नहीं देखा बेटे कि मेरी केबिन के दरवाजे पर अब तुम्हारे नाम की प्लेट है? इतने साल मेरे साथ काम करने के बाद भी तुमने अभी तक मुझे पहचाना नहीं। मुझे आपकी जगह नहीं चाहिए पापा। मुझे अपनी इतने सालों की मेहनत का मुआवजा चाहिए। मुझे पूछे बगैर आप मुझे ढकेल नहीं सकते, ऊपर की तरफ भी नहीं। बेटे मैं तुम्हें कहीं धकेल नहीं रहा हूं। मैंने सिर्फ मेरा अपना सिंहासन तुम्हारे लिए खाली किया है, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता आया हूं कि अगर एम्पायर बनाना हो तो उसके सिंहासन पर सिर्फ एक ही शख्स बैठ सकता है, और मेरे बाद वो शख्सियत सिर्फ तुम्हारे पास है। लेकिन मेरी राय तो नहीं पूछी आपने। नहीं, इसलिए नहीं कि उसकी कोई जरूरत है, ऐसा मुझे महसूस नहीं हुआ। बेटे मिताली, माँ बाप के सामने बच्चों को सिर्फ जिद करने की इजाजत होती है, अपनी राय देने की नहीं। ऐसा मेरा मानना है और मैं इसी तरह जीऊंगा। जिद मैं करती नहीं। और किस बात की इजाजत है मुझे? रोने की इजाजत है तुम्हें। अपने गुस्से को पिघल जाने दो। मिताली, तो तुम भी यहाँ मेहमानों की तरह आए हो? हाँ, मेहमान की तरह नहीं, मेहमान के नौकर की तरह। मैं भिमानी इंडस्ट्रीज में नौकरी करता हूँ, उनको मना नहीं कर सकता साथ चलने के लिए। तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ ताकि तुम उस ऑफिस में क्या काम कर रहे हो उसका पता चले और वो तय हो जाए। मैं असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव हूँ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में, लेकिन ये जानने के लिए यहाँ लाने की क्या जरूरत है? तुम वहां उस ऑफिस में हमारा क्या काम करते हो ये जानना चाहता हूं मैं। हमारा मतलब मेरा और तुम्हारी मम्मी का। संदीप, तुम जिस तरह से काम कर रहे हो ना उस ऑफिस में, ठीक उसी तरह अगर चलता रहा तो एक न एक दिन निकाल दिए जाओगे वहां से, समझ गए? आपको ये गलतफहमी कैसे हो गई कि मैं अपनी मामा के लिए कोई काम कर रहा हूँ? संदीप को किसी बात से मुझसे नाराजगी है। वो मुझे मदद करने के लिए भिमानी इंडस्ट्रीज में काम नहीं कर रहा है। एटलीस्ट वो ये समझ रहा है। ये गुस्सा और नाराजगी जैसे छोटे शब्दों में मेरे वो जज्बात कभी नहीं समा सकते जो मेरे दिल में आपके लिए है। तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या जज्बात है इससे मुझे कोई सरोकार नहीं है। जब तक तुम वो पाने की कोशिश करते हो जो मैं चाहती हूं कि तुम्हें मिले, तब तक मैं खुश हूं। क्या चाहती हैं? मैं क्या पाने की कोशिश कर रहा हूं, या मुझे क्या पाने की कोशिश करनी चाहिए? जितेंद्र भिमानी की जायदाद? हम बाद में बात करेंगे संदीप। मैं अभी बात करना चाहता हूं आपसे। आप क्या चाहती हैं मुझसे? भिमानी इंडस्ट्रीज के ऑफिस में मैं आपके लिए जासूसी करूं ताकि आप भिमानी इंडस्ट्रीज के कंट्रोल मिस्टर प्रशांत भिमानी को दिला सकें?
मुझे ऐसा लगता है आप ये नहीं चाहते, बल्कि आप ये चाहती हैं कि मैं जितेंद्र भिमानी की गोद में एक जगह कायम कर लूं, उनका बेटा बन जाऊं, उनकी खुशामद करूं, ताकि कल को मिताली भिमानी से लेकर प्रियदर्शनी पूनमिया तक किसी को भी उनकी जायदाद में से कुछ भी हासिल ना हो। सब कुछ आपको, आप सबको मोहरों की तरह इस्तेमाल करके सिर्फ अपना बदला लेना चाहती हैं। क्या मैंने गलत कहा? नहीं, मैं यही चाहती हूं। सुन लिया मिस्टर प्रशांत भिमानी, आप जितेंद्र भिमानी को बर्बाद करना नहीं चाहते, बल्कि उन्हें अपनाकर आपके पूरे परिवार को रास्ते पर लाना चाहती हैं। मैं ये जानता था, फिर भी याद दिलाने के लिए बहुत शुक्रिया। बाय। जय जिनेंद्र बड़े पापा। जय जिनेंद्र बेटे, तुम आ गई रुचि? जी ये लीजिए। थैंक यू। बेटे रुचि, जी मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। निरम के बारे में पूछना आपको? नहीं नहीं, मैं तुमसे विनीता के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। जानकी मुझे ये बता रही थी कि जिस डॉक्टर के पास विनीता ट्रीटमेंट के लिए जाती थी, उस डॉक्टर के पास विनीता को तुमने भेजा। डॉक्टर पराशर? हाँ। जी हाँ, वो मेरे पापा के बहुत पुराने दोस्त हैं। ओहो, जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बेटे मुझे ये बताओ कि क्या इस डॉक्टर की कोई भतीजी वगैरह है जो हीरो के गहने वहने बनाने का काम करती है? नहीं। क्यों? डॉक्टर पराशर का तो कोई भाई बहन नहीं है। नहीं मतलब आपने ऐसा सवाल क्यों किया पापा जी? वो इसलिए कि विनीता ने डॉक्टर पराशर की कोई भतीजे या ऐसी कोई रिश्तेदार को हीरो के गहने बनवाने के लिए कुछ पैसे दिए थे, और अब वो औरत वो पैसे लेकर भाग गई है, ऐसा विनीता का कहना है। विनीता ने गहने बनवाए? कमाल है, उसने तो मुझे कुछ कहा भी नहीं। हाँ, कमाल जी। अब ये गहने वहने बनवाने से पहले तुम लोगों में आपस में सलाह मशवरा तो हमेशा होता ही रहता है। पापा जी हमेशा तो नहीं, मगर वो औरत डॉक्टर पराशर की भतीजी नहीं, रिश्तेदार है। डॉक्टर पराशर को ऑब्लाइज करने के लिए विनीता ने कुछ गहने बनवाने के लिए दिए थे। डॉक्टर से बात कर चुकी हूँ, पैसे फिर से मिल जाएंगे। और वैसे भी 50,000 रुपए इतनी बड़ी रकम नहीं है जिसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत है। नहीं 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 मिताली बेटे, मैं 50,000 के लिए चिंता नहीं कर रहा था। मैं जानता हूँ कि हम लोगों के लिए ये कोई बहुत बड़ी रकम है नहीं। मैं चिंता कर रहा था कि इस छोटी सी रकम के पीछे कोई बहुत बड़ी बात छुपी तो नहीं है। जैसे कि देखो मिताली बेटे, औरतों की ट्रीटमेंट के बारे में मैं ज्यादा कुछ जानता तो हूं नहीं, और अपनी बहू बेटियों के बारे में इस सिलसिले में कुछ बातें करना मुझे पसंद भी नहीं, अच्छा नहीं। लेकिन फिर भी मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि इस छोटी सी रकम के पीछे कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं मुझसे छुपाई जा रही है जिसका ताल्लुक मेरे वारिस के साथ हो। मेरा यकीन मानिए, जो भी बात आपसे छुपाई जा रही है उसका ताल्लुक आपके वारिस से नहीं है, विनीता के मेडिकल प्रॉब्लम से है। और उसके बारे में अगर आपने पूछताछ ना ही की तो ज्यादा बेहतर होगा।
सो जाइए पापा जी। शिखा, मैं सिर्फ देरासर से आते हुए आपके पैर छूना चाहती थी। जीती रहो। मैंने सोचा कि चुपके से आके मैं आपके पैर छू के चली जाऊंगी, लेकिन ये वास गिर गया। तुमने कभी आज तक कोई भी काम चुपचाप किया है? बोलो, क्या बात है? असल में क्या काम था? काम कुछ नहीं था, मैं सच्ची में आपके पैर छूने आई थी। अब आपने प्रशांत को उसकी असली जगह पे पहुंचा दिया है ना, इसलिए। नहीं शिखा, मैंने प्रशांत को मिताली की जगह बिठा दिया है। उस जगह पर बैठने के काबिल वो हो गया तो अच्छा ही होगा। जरूर होगा पापा जी, बस आप देखते जाइए। आपको पता है ऑफिस में जाती उन्होंने पहला काम क्या किया? फिजूल खर्ची काटनी शुरू कर दी। किसकी? उसकी अपनी, तुम्हारी या कंपनी की? कंपनी की पापा जी। अब देखिए ना, लंदन के ऑफिस में काम का ठिकाना ही नहीं है और यहां से पैसे उठाए जा रहे वो लोग। शिखा, प्रशांत से कह देना कि कंपनी के लंदन के दफ्तर के सिलसिले में कोई भी डिसीजन लेना ये उसके अख्तियार में नहीं आता। आप समझे नहीं पापा जी, मैं लंदन की कंपनी के बारे में नहीं कह रही हूँ, मैं हमारी कंपनी के बारे में कह रही हूँ। और उन्होंने हमारे कंपनी के लिए एक डिसीजन लिया कि लंदन की कंपनी या ऑफिस के लिए अब कोई खर्चा नहीं उठाया जाएगा। अब हम घर संभाले या दिल्ली ले ले, आप ही बोलिए ना। इसलिए उन्होंने अब यह तय किया है कि लंदन की कंपनी का जो होना है हो, अब फिजूल खर्ची बिल्कुल बंद। लगता है रीमा रो रही है, मैं अभी आई हूँ पापा जी। ऐसा कैसे किया पापा जी ने? पापा जी जिसको अलमारियों की चाबियां देने से कतराते थे, उससे आज सारी कंपनीज की, बिजनेस की चाबियां दे दी। तुम्हारे पापा जी ने जो कुछ भी किया परिवार को एक साथ रखने के लिए किया। एक साथ रखने के लिए या बांध कर कैद करने के लिए? मम्मी जी, मिताली दीदी जिन्होंने अपना पूरा जीवन जिसके आसपास बनाया था, वो पूरा केंद्र ही हटा दिया पापा जी ने। ये सब तुम मुझे मत पूछो, जाकर अपने पापा जी से पूछो। मम्मी जी, आपको भी पापा जी का फैसला मंजूर नहीं है ना? विनीता, जिस दिन मैंने उनसे शादी की थी उसी दिन तय कर लिया था, उनका फैसला मानूंगी, मंजूर कर लूंगी। हाँ, अपनी राय जरूर दूंगी, मगर फैसला तो उन्हीं का मानूंगी मैं। इसका मतलब कि हमारे पास किसी को पूछने के लिए, जानने के लिए या फरियाद करने के लिए कोई भी जगह नहीं है। देखो बेटे, आज तक उनके फैसले से किसी को फरियाद करने का मौका नहीं मिला। तुम थोड़ा इंतजार करो, तुम्हें भी उनकी बात सच लगेगी। ये मेरा अनुभव है। मिताली को उन्होंने अपनी जगह दी है। उस जगह का महत्व था मम्मी जी, मगर जब तक मिताली दीदी पापा जी की बात मानती थी। मगर अब जब प्रशांत भैया कोई भी फैसला मिताली दीदी से पूछे बिना करेंगे ना, तब मिताली दीदी की कीमत एक रबर स्टैंप से ज्यादा नहीं रहेगी। मगर प्रशांत में उतनी अक्ल भी नहीं और तजुर्बा भी नहीं कि वो बिना मिताली और निरंग को पूछे कोई काम कर सके। और यही बात उसे समझाने के लिए तुम्हारे पापा जी ने उसके हाथ में सब कुछ रख दिया है। मगर प्रशांत भैया ने ऐसा एक फैसला तो ले ही लिया ना। रितिश की इंग्लैंड वाली कंपनी तो बंद ही करवा दी ना। तुम भी तो नहीं चाहती थी कि वो इंग्लैंड जाए, अब तुम क्यों फरियाद कर रही हो? क्योंकि रितिश आना चाहता है मम्मी जी। मैं भी आप ही की तरह रितिश का हर फैसला मंजूर करती हूँ, और रितिश के फैसले के खिलाफ कभी कुछ हो या रितिश को दुख पहुंचे तो मेरा भी दिल टूट जाता है, फरियाद जुबान पर आ ही जाती है। अगर मुझ पर भरोसा हो तो चुपचाप देखती रहो।
प्रशांत किसी पर इस घर में झगड़ा खड़ा करना चाहता है और मैं और तुम्हारे पापा जी उसे टालना चाहते हैं। मिताली को उसकी जगह मिल जाएगी, रितिश का काम भी शुरू हो जाएगा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मेरी श्रद्धा ये कहती है। मम्मी जी, एक बार जब वक्त बीत जाता है ना, तो वापस पहले जैसा कुछ भी नहीं रहता। हाँ, कपड़ा जुड़ जाता है, मगर सिलाई तो दिखाई ही देती है ना। और ये मेरा अनुभव कहता है। जितिन भाई, ये जो पुरानी फाइलें आपने मंगवाई थी मैं ले आया। इन पुरानी फाइलों में क्या क्या हिसाब भरे पड़े हैं ये तो आज मैं भी भूल गया हूँ। आप क्या ढूंढ रहे हैं मुझे बताएं, शायद मुझे याद आ जाए। क्या नहीं पारेख, क्या नहीं, मैं किसे ढूंढ रहा हूँ ये पूछो। इन पुरानी फाइलों के हिसाब, ये तो 1 से 0 तक के अंकों का ही खेल होता है, लेकिन उसमें से कई भूले हुए चेहरे उभरते हैं। जो चेहरे भूल जाने लायक समझे थे उन्हें फिर से याद करने का क्या मतलब? शायद उस वक्त हम उन चेहरों को ठीक तरह से पहचान नहीं पाए हो, या फिर इस वक्त हम उनकी कीमत ज्यादा मानने लगे। जितिन भाई, उस आदमी ने उस समय भी मिताली की कोई मदद नहीं की थी। पारेख, तुम जानते हो मैं किसके बारे में सोच रहा हूँ? इतने साल आपके साथ बिताए हैं, भिमानी परिवार से लगा हुआ गया है। भिमानी परिवार के बारे में सोचते सोचते मैं तो अपनी सोच खो चुका। इतना भी नहीं समझूंगा कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। इस वक्त सिर्फ वही मिताली की मदद कर सकता है। आज की तारीख में हिंदुस्तान के पहले 10 क्रिमिनल लॉयर्स में से वो एक है। वो क्रिमिनल है, मैं सिर्फ इतना ही जानता हूं। उसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। ये तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं। हमारे पास कोई सबूत नहीं था पारेख, हम पुलिस केस भी नहीं कर पाए थे, ये तुम जानते हो। मगर मिताली की नजर में वो गुनहगार साबित हो चुका था, इसलिए मिताली ने उसके साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं आपका मुलाजिम हूं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लोग मुझे आपका बंदर कहते हैं। पिछले हफ्ते इकोनॉमिक रिव्यूज में एक कार्टून आया था आपके और मेरे बारे में, फिर भी मैं आपके साथ हूं सिर्फ मिताली की वजह से। उस लड़की ने मुझे इंसाफ दिलाने के लिए अपनी खुशियां, अपनी जिंदगी की सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। फिर भी आप उसके फैसले को गलत ठहराने की सोच रहे हैं। पारेख, मैं सिर्फ अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रहा हूं, हर कीमत पर। ऋषभ नाहर, जिसने मेरी बेटी के साथ बलात्कार किया था, वो यहाँ आ जाए तो मैं